हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो अपन लगातार अपना पार्ट बी, ईवारो का पार्ट बी पढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जहाँ तक आपके समझ में भी आ रहा होगा और अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो डाउट है जो आप कमेंट्स में लिख दिया करो। तो कल अपन ने चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और अब तक जो अपन ने कर लिया है वो मैं आपको एक बार बता दूं कि चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, 2, 3, 4, 5, 7 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 11 कल कंप्लीट किया था, जो कि था नगरीय विकास और नगर योजना, धारा 159 से लेके 199 तक। और आज चैप्टर जो 12वां अपन स्टार्ट करेंगे, है ना, नगर पालिका शक्तियां व अपराध। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, शक्तियां व अपराध, जिसमें कि धारा 200 से लेके और आपके धारा 297 तक धारा है। अब ये देख लो, लगभग 98 धारा है इसमें, तो थोड़ा लंबा चैप्टर, कोई बात नहीं, अपन तरीके से इसको कर लेंगे। ठीक है, और कोई आपकी समस्या है तो आप बता सकते हो। बुक के बारे में मैं डेली बता ही रहा हूँ, बुक हर जगह अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से ऑनलाइन आप ऑर्डर भी कर सकते हो। और अब अपन कल का रिवीजन करें क्या? तैयार हो सभी? करें स्टार्ट। तो 159 से कल वाला अपन एक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था कल धारा 159 से। 159 धारा क्या कहती है? धारा 159 करती है कि भाई नगर पालिका एरिया में, जो भी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र है, उसमें पहले तो नागरिक सर्वेक्षण करवाएगी। नागरिक सर्वेक्षण के बाद ये पता करवाएगी कि भाई यहाँ मास्टर विकास योजना या अन्य स्कीम में क्या लागू की जा सकती है। उसके बाद भी मैंने बताया था कि 3 प्रकार की योजनाएं बेसिकली बड़े तौर पे नगर पालिका में होती है। मास्टर विकास योजना 20 वर्ष के लिए, आपकी जो है निष्पादन योजना 5 वर्ष के लिए, और वो वार्षिक योजना 1 वर्ष के लिए होती है। उसके बाद में ये भी बताया था कि भाई 1 लाख प्लस से ज्यादा जनसंख्या वाली नगर पालिकाएं हैं, वहां पे विकास क्षेत्रों की घोषणा जोन बना के की जा सकती है। फिर कहा कि भाई 1 लाख से कम वाली जनसंख्या वाली नगर पालिकाएं हैं, उनमें भी जो है विकास क्षेत्रों की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड के लिए भी स्कीम घोषित की जा सकती है। और ये मास्टर विकास योजना बनेंगी किसके लिए? ये बनेंगी उसी के लिए कि जितने भी अपनी सुख सुविधाएं हैं, आधारभूत सुविधाएं हैं, और एक समेकित और एक नियोजित विकास हो किसी भी क्षेत्र का, उसके लिए योजनाएं बनती हैं। उसके बाद ये था कि भाई मंजूरी की प्रक्रिया क्या होगी। मंजूरी की प्रक्रिया के बाद में ये था कि भाई प्रारूप तैयार करके ये आगे राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। और उसके बाद मंजूर होने के बाद परिवर्तन की तारीख जो पब्लिक नोटिस से जिस दिन प्रकाशित किया जाएगा, उसी दिन से क्या लागू हो जाएगी। कल को अगर पता चलता है कि कोई मॉडिफिकेशन, कोई अपडेट अगर उसमें करना है, तो नगर पालिका या राज्य सरकार अपनी स्व प्रेरणा से उसमें क्या कर सकते हैं? मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें शुद्धता ला सकते हैं। ये धारा किसमें है? 162 में। उसके बाद था कि क्रियान्वयन, जैसे ही ये कोई उपांतरण हुआ या कोई परिवर्तन में आई, प्रथम प्रकाशन की तारीख से जो ऑपरेशन में आई जो योजना, उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। 164 में ये कहता है कि भाई नगर पालिका अधिनियम से पहले की जो योजनाएं चली आ रही हैं, उसको अब नगर पालिका अपने तौर तरीकों से चलाएगी। फिर 165 में था कि भाई पुनरीक्षण, रिव्यू कब किया जाएगा? कि परिवर्तन के आने में के बाद, योजना के परिवर्तन में आने के बाद अगर 10 वर्षों तक उनको लगता है कि इसकी समीक्षा जरूरी है, तो 10 वर्षों तक उसकी समीक्षा कर सकती है। उसके बाद में बताया था विकास क्षेत्रों की घोषणा, कि जब ये योजना चालू हो गई, मास्टर विकास योजना या कोई अन्य योजना चालू हो गई, तो आप भूमि के उपयोग का परिवर्तन नहीं करोगे, वह ऐसा कोई निर्माण नहीं करोगे जो कल को विकास योजना लागू होने में दिक्कत आए। लेकिन इसमें यह भी बताया था कि मान लो कोई आदमी खेत में जाने के लिए कि कोई सड़क का यूज कर रहा है, कर सकता है। वहां पे कोई छोटे मोटे उत्खनन कार्य कर रहा है, कर सकता है। कुआं बना सकता है वहां पे, या कोई भूमि के लिए यदा कदा किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भूमि यूज हो रही है, तो उसके लिए कोई भी मनाही नहीं थी। तो ये धारा थी 166। उसके बाद में याद करवाई थी मैंने 167 से लेकर धारा 172 तक। उसमें क्या था कि भाई जब ये योजना बना ली, उसके बाद में भी कोई आदमी अगर अप्राधिकृत विकास करता है या योजना के असंगत अगर उस भूमि का उपयोग करता है, तो क्या पेनल्टी लगेगी, ये मैंने आपको उस समय बता दिया था, जुर्माना भी अच्छी तरीके से याद करा दिया था। लेकिन अगर मान लो उस आदमी ने विकास कर दिया
और उस भूमि का उपयोग कर रहा है, तो धारा 168 ये कहती है कि उसको हटा सकते हैं, 1 माह का नोटिस देंगे और उससे हटा सकते हैं कि भैया ये भवन या भूमि ये आपकी हटा लो। भूमि को तो क्या हटा लेगा, या मतलब भूमि को उसी अवस्था में वापस ले आओ जब आपने निर्माण स्टार्ट किया था। मान लो 167 के तहत विकास कार्य चल ही रहा है, तो उसको नगरपालिका रोक सकती है कि अब रुक जाओ। अगर नहीं रुकता है तो उसके जो मैंने बताया था कर्मकार हैं या जो आप कारीगर हैं या उसके सहायक हैं, उनको भी क्या कर सकते हैं, उठवाया जा सकता है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। और 170 के तहत ये था कि आप कोई अस्थायी निर्माण कर दिया, वहां पे कोई चबूतरा बना दिया, कोई छोटी मोटी झोपड़ी डाल ली, तो 15 दिन का नोटिस देके उसको भी हटवाया जा सकता है। बशर्ते मान लो अगर कोई फसल है वहां पे तो उसको 6 महीने का समय दिया जाएगा। और अस्थायी जो निर्माण होगा उसको एक डिसाइड कौन करेगा कि यह स्थायी निर्माण है, यह स्थायी निर्माण है, तो वो नगर पालिका की शक्ति है। ठीक है। फिर है कि अगर आपकी वहां पे प्लॉट काट रहे हो या निजी मार्गों की मंजूरी ले रहे हो तो आपको नगर पालिका को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अगर वहां पे आपको मंजूरी नहीं मिलती है और उसके बाद में भी अगर आप निर्माण करते हो तो आप पे क्या होगा, पेनल्टी लागू होगी। 168 से लेके 171 तक जो भी नगरपालिका द्वारा खर्चा किया जा रहा है, जो नगरपालिका के वे हो रहा है, वो किससे, उस स्वामी से वसूल किया जाएगा बकाया के रूप में। तो ये धाराएं मैंने आपको एक साथ याद करवाई थी। फिर चलते हैं 173 से लेके 182। ये क्या है, नगरपालिकाएं उन छोटी योजनाएं बना रही हैं। जो मास्टर विकास योजनाएं वो थी बड़ी योजनाएं, अब ये छोटी योजनाएं बना रही हैं। तो सबसे पहले योजना बनाएगी नगरपालिका, उसकी तैयारी करेगी, और अगर मान लो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो पुनर्विकास स्कीम बनाएगा कि जैसे उसको लगता है कि भाई इस कॉलोनी में या इस पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था सही से नहीं है, लाइट की व्यवस्था सही से नहीं है, या वहाँ पे अब तो सही से जो है वायु भी नहीं आ रही है, या अस्वास्थ्यकर वहाँ पे क्षेत्र हो गया है, तो उसके लिए रीडेवलपमेंट स्कीम ला सकता है। और कौन ला सकता है, वो ला सकता है आप, ईओ ला सकता है। और ये जो पुनर्विकास स्कीम है या स्कीम और भी अन्य स्कीम है, वो अप्रूवल के लिए किसके पास भेजेगा, सीएमओ नगर पालिका के पास भेजेगा। ये धारा कौन सी, 176 में। और ये योजनाएं लागू होने के बाद में भूमि के विकास पर पाबंदी लगा दी जाएगी, वो धारा कौन सी है, 177। अगर मान लो आपने इन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया कितने दिन तक, 2 वर्ष तक, तो वो क्या हो जाएगी, स्कीम लैप्स हो जाएगी। ये कौन सी कहती है धारा, 178। और 179 धारा कहती है उपांतरण। 100 धारा जो मॉडिफिकेशन, और उधर किसमें है वो आप बताओ, 162 में। तो 162 179 एक साथ आप याद रख सकते हो। 180 कहती है कि राज्य सरकार चाहे तो नगरपालिका से क्या बनवा सकती है, स्कीम बनवा सकती है। नगरपालिका किसको कहेगी, सीएमओ को कहेगी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को कहेगी। ये 181 व्यावर्तियों से संबंधित है। 125 37 181 81 कहती है कि जो ऊपर आपने जितने भी योजनाएं बनाई हैं उसके अलावा भी नगरपालिका योजना बना सकती है। और 182 ये कहती है कि किसी भी भूमि के उपयोग को परिवर्तन आप कर रहे हो उसके उपयोग को, तो राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है, और कन्वर्जन चार्जेस देके आप उस लैंड कन्वर्जन करवा सकते हो। अगर मान लो जो है आवासीय है तो उसको गैर आवासीय में करवा सकते हो, कमर्शियल है उसको अन्य के लिए करवा सकते हो, जैसे होटल सिनेमा इनके लिए यूज आ रही है तो उसको कमर्शियल में आप यूज कर सकते हो, जो है कन्वर्जन चार्जेस देके। चलो फिर अपने याद किया 183 से लेके कहां तक, 190 तक। वहां क्या था, 183 है सार्वजनिक मार्गों की नियमित लाइन, कोई सार्वजनिक मार्ग है उनकी नियमित लाइन बना दी, नगरपालिका 1 माह का नोटिस देगी, और इससे जो व्यथित आदमी है वो अपील कहां कर सकता है, जिला कलेक्टर को। और इसके साथ जो जुर्माने मैंने 6 धाराएं याद करवाई थी वो आपने कर ही ली होंगी। 184 कहती है कि भाई जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज के लिए, जो अंडरग्राउंड जो सुविधाएं हैं, जैसे कोई पाइपलाइन है, कोई विद्युत गैस की लाइन जा रही है, तो उसके लिए जो अधिकार है वो किसमें है, 184। और ये नक्शे कौन रखेगा, आपके मुख्य नगरपालिका अधिकारी रखेगा इनके नक्शे। और केंद्र और राज्य मार्ग से संबंधित जो भी वहां पे आप निर्माण कर रहे हो या वहां कुछ भी व्यवस्था कर रहे हो, तो अनुमति किसकी लेंगे, केंद्र व राज्य सरकार की अनुमति लेंगे। और अगर राज्य मार्ग पे
राज्य सरकार के सड़कों पे अगर कोई अस्थायी निर्माण कर लेता है या अतिक्रमण कर लेता है तो उसको कौन निपटेगा? नगर पालिका। लेकिन रख रखाव कौन करेगा? खुद राज्य सरकार। फिर ताकि मार्गों पर अस्थायी निर्माण कर सकते हो, अनुमति कौन दे सकता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। लेकिन परामर्श किससे लेगा? यातायात प्रभारी से, जो यातायात पुलिस अधिकारी है उससे परामर्श लेगा। 188 कहता है मार्गों जो है, मार्गों में अगर उसकी मरम्मत चल रही है तो वहाँ क्या सावधानी बरतेगा? वहाँ मुख्य नगर पालिका अधिकारी बाड़ लगवाएगा, रोशनी की व्यवस्था करेगा कि कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। और 189 कहती है कि मार्गों पे गड्ढा नहीं खोदा जाएगा। और 190 है कि फुटपाथों का निर्माण। 190 है उसमें यह था कि भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति इन फुटपाथों की लंबाई चौड़ाई डिसाइड करेगी, लेकिन 1.5 मीटर से चौड़ा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे अपन ने क्या पढ़ा था? 191 से लेके 199। 191 में था मार्गों के कोनों पे भवन, यानी मार्गों की कोई कोनों पे भवन है, वो किसी भी समस्या आ रही, किसी भी प्रकार से वो थोड़ा अंदर आ रहा है या मार्ग के या जो छज्जे वगैरह अंदर आ रहे हैं तो उनको तोड़वा सकेगी और वो जो भूमि बचेगी उसको नगर पालिका खुद ले लेगी। जो बहिर्गत भाग हैं, जो सार्वजनिक नियमित लाइन में, सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन में कोई बरामदा या चबूतरा या सीढ़ी आ रही है तो उनको क्या कर देगी? तोड़ देगी। और अगर मान लो कोई बहिर्गत भवन का जो कोई छज्जा वगैरह आ रहा है तो नगर पालिका जो है ये कहेगी कि भाई आप इसको पीछे लो। और अगर नगर पालिका में निहित ही नहीं है वो चीज तो उनको 15 दिन का नोटिस दे देगी। भवनों की सतह कैसी होनी चाहिए? कि वहां जल निकास आसानी से हो जाए। निर्माण के उपबंध मैंने सारे बताए थे कि किसी भी प्रकार का निर्माण किया जा रहा है तो आप आवेदन करोगे, 15 मीटर से ऊंचाई से या 500 वर्ग मीटर के अधिक का क्षेत्रफल का कोई प्लॉट है उसमें निर्माण कर रहे हो तो आप क्षेत्रीय नगर नियोजक की सलाह लोगे, है ना। और अगर कोई गैर आवासीय भवन बना रहे हो तो नगर नियोजक की सलाह लोगे। 2 मास के अंदर अंदर आपको क्या करेगी? नगर पालिका अनुमति देगी या नहीं देगी। फिर भी अगर मान लो वहां से कोई पत्राचार नहीं होता है तो 1 माह का नोटिस देके आप निर्माण चालू कर सकते हो। और फिर बाकी जो उल्लंघन करते हो जुर्माने आपको मैंने बता ही दिया था। फिर ताकि भाई कोई भी डेवलपर या बिल्डर कोई भी जो फ्लैट्स अपार्टमेंट बना रहा है और उन फ्लैट्स किसी को दे रहा है तो वो जो बेनिफिशियर लोग हैं उनका एक एसोसिएशन बना दिया जाएगा और वो सारी चीजें उन एसोसिएशन को संभाल दी जाएंगी। 196 कहता है कि जो भी कोई निर्माण चल रहा है, कोई किसी भी प्रकार का निर्माण नगरपालिका में चल रहा तो उसको 4x4 के बोर्ड में सारी प्रविष्टियां उसको दर्शानी होंगी कि किस कौन स्वामी है, कौन इनका निर्माण कर रहा है। फिर अगर मान लो कोई मरम्मत टाइप के कोई मकान के आप कर रहे हो तो वहां होर्डिंग आप लगवा दोगे। फिर 98 और 99 मैंने एक साथ बताई थी कि जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं उनका जो है आधिपत्य कौन ले सकती है? नगरपालिका, बशर्ते कि वो सारे सुसंगत नियमों के अनुसार बने हो। तो ये अपन ने रिवीजन कर लिया। ये अपना चैप्टर 11 था और आगे चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 जो कि नगरपालिका अपराध और नगरपालिका की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, स्टार्ट करें। एक बार अपन पीडीएफ लगा लेते हैं और फिर इसको स्टार्ट कर देंगे। तो अपना चैप्टर कौन सा है बताओ? चैप्टर 12 है क्या? हाँ बिल्कुल, चैप्टर 12 है। तो ये कुछ ही क्षणों में आपके सामने चैप्टर 12 की पीडीएफ खुलने वाली है। तब तक आप तैयार हो जाएं पानी पी के बढ़िया से पढ़ने के लिए। ठीक है, ये आपका चैप्टर 12 200 से 297 तक धाराएं हैं। ठीक है, और ये भी मैं उसी प्रकार से आपको याद करवाऊंगा जो पैर में अपन याद करते आए हैं। चलो तो देखो कितना है? 200 से लेके 297। ठीक है, तो सर आप क्या करने वाले हो? मैं ये करने वाला हूं कि धारा 200, 201, 202, 203, 4, 5। ठीक है, और इधर 206 और 207, 205 को मैं इधर ही ले आता हूं।
ठीक है। धारा 200। अब देखो ये जितने भी चैप्टर अपन पीछे पड़ गए हैं ना, वो चैप्टर में काफी कुछ था, यानी कुछ फैक्ट्स थे, कुछ डेटा थे जिनको याद करना था कि वहाँ 30 दिन में अपील, 1 माह में अपील, 15 दिन का नोटिस, उसका अविश्वास प्रस्ताव, वो किसको अपील करेगा, ये वो। तो ये सारी अब जो चैप्टर आएंगे ना, जैसे ये 12वां चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो 12वां 13वां और आपका जो 14 चैप्टर है इनमें बोल बच्चन है, आपको इनमें धाराएं याद करनी है और धारा के नाम से ही आप समझ जाओगे कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, बाकी जुर्माने हैं, जुर्माने तो मैं आपको देखो अब तक याद भी करवाते आया हूँ, और सारे जुर्माने याद करवाने के लिए मैं आपकी एक अलग से क्लास भी लेने वाला हूँ, ये आपके लिए बोनस है। और वो उसमें एक ही क्लास में सारे जुर्माने आप तोते की तरह बोलोगे। ठीक है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत भी नहीं, और अब तक मैंने सारे जुर्माने आपको याद भी करवाए। तो इन अगले वाले चैप्टरों की खासियत यह है कि इनमें सारे बोल बच्चन है, उसकी हेडिंग से आप समझ जाओगे कि अंदर इस धारा के अंदर क्या होने वाला है। चले, तो ये जो नगरपालिका शक्तियां और अपराध क्या हैं, अब नगरपालिका इसमें नालियों से संबंधित है, जैसे मान लो कि वाटर सप्लाई से संबंधित अपराध है, या नगरपालिका की शक्तियां हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड है, कोई पशु या जानवरों से संबंधित है, कोई आप वाहनों से संबंधित है, या आप दुकानों की जैसे कोई आप वधशाला खोल रहे हो उनसे संबंधित है, ये सारी चीजें इसमें आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आने वाली है क्या, नगरपालिका की नालियां, यानी नगरपालिका की नालियां। ठीक है, उन पर नियंत्रण। ठीक है, नालियां बनाने की शक्तियां। ठीक है, क्यों कर रहे हैं नालियों पे नियंत्रण और नालियां बनाने की शक्तियां, भाई ये नालियां क्यों बना रहे हैं, क्योंकि साहब प्रभावी जल निकास होना चाहिए, प्रभावी जल निकास होना चाहिए। तो सर जल निकास करे कैसे, जल निकास करे कैसे, अरे भाई नगरपालिका की नालियों में आप, नगरपालिका की नालियों में उत्सारण यानी जो है बहा दो, उसमें नगरपालिका की नालियों में बहा दो। तो सर नगरपालिका की नालियों में बहा तो देंगे, लेकिन क्या नालियां सारी एक होंगी, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, वर्षा जल की नाली अलग होगी और मल की, जो मल का है, जो मल वैन है उसकी नाली क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, क्या नालियों पे नियंत्रण कौन रखेगा भाई, जो नगरपालिका है। फिर नालियां बनाने की शक्तियां हैं, ये नालियां क्यों बना रहे हैं, क्योंकि साफ प्रभावी जल निकास चाहिए। अरे उससे अपने भवन से या भूमि से पानी निकले तो सही, वो कैसे निकलेगा कि जो नालियां बनाई गई हैं नगरपालिका में उसमें कनेक्शन लो, आप उसके थ्रू बहा सकते हो। तो क्या सर नालियां सारी एक नहीं रहेगी, रहेगी नहीं, वर्षा जल व मल की नालियां अलग रहेंगी। फिर सर एक बात बताओ, मेरा प्लॉट तो ऐसी जगह है, मेरा मकान तो ऐसी जगह है कि सबके बीच में है, और मुझे नालियां बनाने के लिए या तो किसी की नाली से कनेक्शन लेना पड़ेगा या उसके प्लॉट के अंदर से जाएगा तो ही मेरे घर का पानी निकल सकता है, तब क्या मामला होगा। यानी मैं ये क्या लिखूं, किसी दूसरे भवन या स्वामी के नाली में से नाली ले जाने का अधिकार। ठीक है ना, और वो जो नाली ले जा रहे हो वो कार्य किस प्रकार किया जाएगा। मान लो इतने दिन तो प्लॉट खाली पड़ा था और अब उस प्लॉट पे मान लो बाद में निर्माण कार्य किया जाएगा, तब क्या व्यवस्था होगी। ये जो धाराएं हैं इनको अपन एक बार पढ़ेंगे, फिर पीडीएफ में पढ़ेंगे, याद हो जानी चाहिए। कैसे, नालियों पे नियंत्रण, नालियां बनाने की शक्तियां, अरे भाई क्यों बना रहे हैं, क्योंकि प्रभावी जल निकास चाहिए। तो क्या करोगे, नगरपालिका की नालियों में उंडेल दो, अलग अलग नालियां होनी चाहिए। अजी मेरे पास तो मामला ही नहीं है कि मैं किधर से नालियां निकालूं, किधर से नालियां निकालूं, मेरे पास रास्ता ही नहीं है, और जिधर जहां से नालियां निकालूं किसी दूसरे आदमी का मकान आ जाता है या उसका खाली प्लॉट आ जाता है। एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, पहला धारा 200 कह रही है, देखो सिंपल सिंपल है, इसमें अब कोई प्रॉब्लम आपके आने वाली नहीं है। 200, 201, 202, यानी जितने भी नियंत्रण, ठीक है, जितनी भी नगरपालिका के अंदर अंदर जितनी नालियां हैं उसका नियंत्रण किसका रहेगा, नगरपालिका का रहेगा। ठीक है, और नगरपालिका ये देखेगी कि सारी नालियां प्रॉपर तरीके से जालियों से या वेंटिलेशन या उनसे ढकी हुई है क्या।
हाँ ठीक है, तो ये किसका है, नगर पालिका का नियंत्रण है। अगर नहीं ढकी हुई है तो उसको लिखित नोटिस देगी कि ये क्या खुली नाली पड़ी है आपकी, आप इसको ढकिए, आप जाली लगवाइए, इस पे वेंटिलेशन लगवाइए, जाम हो जाती है कल को, यहाँ गंदगी फैलती रहती है, तो नगर पालिका का नियंत्रण रहेगा। शक्तियां, नालियां बनाने की शक्तियां, भाई नगर पालिका है, किधर से भी शक्ति नालियां बना सकती है, ठीक है, किधर से भी नालियां बना सकती है, ठीक है। प्रभावी जल निकास, यानी जल निकास होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप मकान बना रहे हो तो उसका अधिभोग उसको कर रहे हो और नगरपालिका उसको एनओसी देगी, तब ये देखेगी क्या इसने अपने भवन या भूमि से जल निकास के लिए कोई नालियां रखी हैं, ठीक है, क्या इसने ड्रेनेज सिस्टम का उपयोग करा है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये चीज कौन देखेगी, नगरपालिका। और वो जो आदमी है ना, जो उसका मकान है उससे 50 फीट दूरी से पहले पहले वो क्या लेगा, उसको नाली में कनेक्शन लेना पड़ेगा। और अगर मान लो 50 फीट के आसपास है ही नहीं ऐसा मामला, तो वो नगरपालिका दिशा निर्देश देगी कि आपको कहाँ पे ये पानी या आपका जल निकास या आपको जो सीवर है वह उसका कनेक्शन लेना है। तो ये धारा कौन सी हो गई, 202। मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपके समझ में नहीं आए, ठीक है। तो 203, धारा 203, 204, 203, 203 में मैंने क्या बताया था, 203 में साहब ये बताया था कि नगरपालिका में रह रहे भूमि या भवनों के मालिक, ठीक है, उनको अधिकार होगा जो नगरपालिका द्वारा बनाएगी बड़ी बड़ी नालियां हैं उनसे कनेक्शन लेने का मतलब वो पानी उन नालियों के थ्रू, नगरपालिका की नालियों के थ्रू आगे चला जाए, वो लेने का। लेकिन अनुमति तो लोगे, किसकी लोगे, नगरपालिका की अनुमति लोगे। ये किसमें है, धारा 203 में। 204 में था कि भाई जो वर्षा जल है उसकी अलग नाली होनी चाहिए, और जो आपका घरणोत्पादक पदार्थ है, जो कि मैं परिभाषा में पढ़ा दिया है मैंने, पहला और दूसरा आप लेक्चर देख लेना, ठीक है। और जो मल वहन के लिए नालियां, ये दोनों सेपरेट नालियां होनी चाहिए। ये धारा 204 है, कोई इसमें अब आपको इतना जोर आएगा ही नहीं। फिर है धारा 205, 206, 207। ये मैंने क्या बताया कि मान लो ए आदमी है, ठीक है, और इधर भाई साहब है बी आदमी, तो इधर आपको कनेक्शन लेना है। ए आदमी का प्लॉट है यहां, बी आदमी का मान लो या तो मकान बना हुआ है या उसका खाली प्लॉट पड़ा है। अब ये ए कहेगा नगरपालिका को कि साहब जो बी आदमी है ना, उसके प्लॉट के अंदर से नाली ले जाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो नगरपालिका क्या करेगी, नगरपालिका बी को कहेगी यार ऐसा मामला है, उसको लिखित नोटिस देगी और उससे ऑब्जेक्शन मांगेगी, यार तेरे कोई दिक्कत थोड़ी है। और ये नगरपालिका का अधिकार भी है कि उसको कनेक्शन देना पड़ेगा ए को, क्योंकि वो और कोई चारा ही नहीं है। तो इसको इस चीज के लिए अथोराइज कर देगी बी के सुझाव सुनने के बाद में कि ठीक है तू इसके प्लॉट से नाली ले जा सकता है, लेकिन तुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो जितना इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, इसको कम से कम नुकसान होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसके कोई नुकसान हो रहा है तो उसका क्या देगा, प्रतिकर, उसका क्या देगा, मुआवजा, उसका क्या देगा, कंपेंसेशन, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी व्यवस्था हो गई। इसमें क्या है कि कार्य किस प्रकार किया जाएगा, कार्य अविलंब किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि अगले के उधर जो नाली खोद के पटक दी, 2 साल तक या 1 साल तक काम ही हो रहा है, ऐसी खुली नाली पड़ी है, नहीं, अविलंब कार्य किया जाएगा, जल्दी से जल्दी कार्य किया जाएगा, ठीक है। और उस नाली के रख रखाव या मरम्मत के लिए जिस आदमी को अधिकार दिया गया, जिसकी नाली है, वो सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच में जाके देख सकता है। ऐसे नहीं है रात को 12 बजे दरवाजा खटखटा रहा है कि अरे यार वो देखना हमारी वो नाली वाला क्या सिस्टम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये आदमी जिसका खाली प्लॉट पड़ा था इस बी का, और कल को उसको ये हो जाए कि मुझे इस पे मकान बनाना है, मुझे इस पे कोठी बनानी है, तो वो नगरपालिका ए आदमी को कहेगी कि यार या तो तेरी जो नाली है इसको कहीं और बंदोबस्त कर, ठीक है, या बी को ही कहेगी कि कहीं ना कहीं तो इसकी नाली को सेट कर दे,
ठीक है, तो उसके भी कोई दिक्कत नहीं आए और तुझे भी निर्माण करने में कोई दिक्कत नहीं आए। मेरे हिसाब से कोई समस्या इस धारा में नहीं होनी चाहिए। अब अपन किधर बढ़ते हैं बताओ, पीडीएफ की तरफ। चलो ये लो, धारा 200 क्या कह रही है? धारा 200 ये कह रही है, नालियों आदि पर नगरपालिका का क्या नियंत्रण, कंट्रोल। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं एक आपको चीज बता देता हूं, मेरे याद आ गई। देखो ये जो नालियों की चैप्टर इसमें बात हो रही है, ये क्या क्या हो सकता, देखो सबसे छोटी छोटी सबसे शुद्ध और बेचारी बढ़िया नाली क्या है? नाली, सिंपल, जैसे पानी उसमें से बह रहा, ड्रेन। ठीक है, फिर है उसके बाद में जल निकास। ठीक है, और इस नाली के बाद में भी एक है जैसे गृह नाली, जिसको बोल रहे हैं हाउस गली। ठीक है, जल निकास इसको बोलेंगे ड्रेनेज सिस्टम जो बोलते हैं, जल निकास, है ना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो क्या हो सकता है, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, मूत्रालय, यूरिनल्स। फिर हो सकता है आपका शौचालय। इस पूरे में इन्हीं की बात रही गई है, इस पूरे में जो चैप्टर में, शौचालय, प्रीवीज। ठीक है, उसके बाद में क्या हो सकता है आपका, मलकूप, सेसपुल्स। ठीक है, फिर आपका क्या हो सकता है, तहारत, जिसको बोलते हैं, मैं बताऊंगा क्या होता है तहारत, इसको बोलते हैं लेटरिन्स। उसके बाद में आपका होता है फ्लश शौचालय, इसको क्या बोलते हैं, वाटर क्लोजेट। इसी की बात होगी इसमें सब में। ठीक है, तो नाली सिस्टम, नाली सॉरी जो है बिल्कुल हल्की नाली बचा, जिसमें कपड़े धोने का पानी रोज आता है, और अपना जल निकास जो सारा पानी अपने घर का निकलता है, उसको क्या बोलेंगे, ड्रेनेज। और छोटी गृह नाली, जो घर की नाली होती है ना छोटी मोटी, उनको क्या बोलते हैं, गृह नाली। यूरिनल साम समझ गए। ठीक है, शौचालय, प्रीवीज जो अपने घरों में होते हैं गाँव में, मलकूप जो इन बड़े बड़े कुएं जो आप मतलब कि एक जगह जो इकट्ठा होता है। फिर आपके लेटरिन जो तारत, जैसे मान लो कि नगर पालिका जगह जगह गाड़ियों में नहीं रखती, वो वाले, है ना, एक जगह ले जा, जैसे मान लो अपन इनको ट्रेन में वगैरह को होते हैं, उनको भी क्या बोलेंगे अपन, तारत या लेटरिन। फ्लश शौचालय जिसमें मान लो कि डायरेक्ट सीवर लाइन में जाता है। ठीक है भाई, शौचालय सिंपल हो गए, जैसे एक ही जगह वो कुई खोद के गाँव में वो अपन, और एक जो सीवर लाइन होती है उससे, तो ये क्या होगा, फ्लश शौचालय। ठीक है, ये हो गया। ये तो किससे हो गए, ये नालियां वालियां जो भी है ना, वो इन्हीं की बात हो रही है। इन्हीं हर इस चैप्टर में मैं बात करूंगा नाली, तो नाली का मतलब समझ जाना आप। ठीक है, ये हो गया। फिर जैसे वाटर वगैरह उसकी बात करेंगे अपन, जैसे मान लो कि वाटर टैप्स हो गए, नल वगैरह हो गए। ठीक है, फिटिंग्स हो गई। ठीक है, पाइप फिटिंग्स हो गई। फिर इनके इक्विपमेंट्स हो गए, उपकरण हो गए, वाटर के इक्विपमेंट्स। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ी सी हो सकता है। अपैरेटस हो गए, जो संधारित्र क्या बोलते हैं, अपैरेटस हिंदी में। ठीक, अप्लायंसेज हो गए। ठीक है, प्लांट्स हो गए। प्लांट्स मतलब जैसे पानी वानी साफ करने की ये सारी चीजें, तो इनकी सारी बात होगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं। चलो ये रेड पेन ले लेते हैं, तो क्या हो गया, कंट्रोल। तो ये अब देखो सारी, अब ये
बार बार नहीं बोलूंगा, ये मल नालियां, नालियां, शौचालय वगैरह, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो सारा इंग्लिश और हिंदी में, उनका दिमाग में आपको रखना है। इसका मतलब क्या है कि नगरपालिका नियंत्रण रखने का क्या मतलब है। देखो ये मलकूपर, ये सारी मैं चीजें बता दें, तो उनपे क्या लगाओगे आप, जालियां लगाओगे, ढक्कन लगाओगे और वेंटिलेशन की जो है आप उसमें सुविधा करोगे, वेंटिलेशन वगैरह लगाओगे। ये किस में है, नियंत्रण में। फिर शक्तियां, नालियां बनाने की शक्तियां, नालियां कौन बना सकती है, आपकी नगरपालिका, और कहीं से भी, किसी की भूमि से भी कहीं से भी बना सकती है, बशर्ते उसको क्या दिया जाए, लिखित नोटिस दे दिया जाए। ठीक है, ये चीज हो गई। नाली की मरम्मत करवाई जा सकेगी, और अगर किसी को नुकसान हुआ है तो उसका कंपेंसेशन या प्रतिकर दिया जा सकेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है ऐसी याद करने वाली चीजें, बहुत जल्द आपके ये होने वाला है चैप्टर। ठीक है, फिर मैंने बताया भवन से प्रभावी जल निकास। ठीक है, जब उसको अधिभोग में लेंगे, जब उसका पोजेशन लेंगे, ऑक्यूपाई जब करेंगे, तब उसमें ये होना चाहिए कि वहां क्या हो, प्रभावी जल निकास के लिए क्या हो, नाली होनी चाहिए। ठीक है, उस भवन व भूमि के जल निकास को एकत्रित करने के लिए या दूर ले जाने के लिए फिटिंग मैंने बता दी ना, ये फ्लश, मतलब अब उन्हीं की चलेगी जो मैंने एक ही स्लाइड पे दोनों चीजें आपको बता दी है। ठीक है, फिर वो 50 फीट की दूरी से पहले स्थान पे गिरेगा, और जुर्माना 2000 रुपए से 5000। अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला है आप में से और मेरी क्लासें कंटिन्यू किसी ने ली हैं, तो वो बता देगा कि सर आपने एक ही साथ बताया था कि 183, 273, 283, 202, 290 और 200, ये जहां भी धाराएं आएंगी पूरे एक्ट में, उनमें क्या रहेगा, जुर्माना ये रहेगा। बाकी आप नहीं पढ़ना चाहते, नहीं इच्छा है, तो उसका तो मैं भी क्या ही करूं। फिर है 203, नगरपालिका की लिखित अनुमति पर भवन व भूमि के स्वामियों और या जो भी अधिभागी है वो क्या करेंगे, अधिभोगी है, वो नगरपालिका के नालियों में जो है जल निकास या और भी कोई चीज है वो बहाने का क्या होगा, अधिकार होगा। अनुमति किसकी लेगा, नगरपालिका की, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर आपका 204, यानी वर्षा जल की नालियों का पृथक होना, मल नाली का पृथक होना। तो वर्षा जल और अदूषित अधोमर्दा जल है ना, सब सोइल, उन ये नालियां क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ये चीजें परिभाषा के चैप्टर में सब आप पढ़ लो। 204। अब ये 205, 205 क्या है कि अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार मैंने आपको बताया। क्या कि अगर कोई व्यक्ति नगरपालिका को यह साबित कर दे कि भाई मैं अन्य व्यक्ति की नाली या भूमि पर से नाली ले जाए बिना मैं खुद के भवन की नाली को नहीं जोड़ सकता, कनेक्शन नहीं ले सकता, तो क्या करोगे, उस आदमी को लिखित नोटिस दो, उसके कोई प्रतिकर है या मुआवजा है वो दो, उसके बाद आपको अधिकृत कर देगी। और अगर वो देख रहे क्या उसको देखना है नाली को या कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच अपने सहायक असिस्टेंट्स, ठीक है, और कर्मकार वर्कमैन, उनको ले जाके आप दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि रात को 12 बजे जाके वहां पे आप खड़े हो जाओ। फिर ये जो नाली का कार्य करोगे, जो 205 के अधीन जो नाली बनाई गई है, उसको कार्य को इस प्रकार करोगे कि अगले के कम से कम नुकसान हो, और वो कार्य अविलंब करोगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी करोगे, और कोई नुकसान है तो वो उसको देना पड़ेगा। सिंपल है, अब कोई इतना कुछ बचा ही नहीं। अगर मान लो जिस भूमि पर से नाली ले जाई गई है और उसके बाद वहां भवन निर्माण किया जाएगा तो क्या होगा, तो जो मैंने आपको ये बताया कि 205 के तहत जो नाली ले जाई गई है और वहां अगर आप भवन निर्माण कर रहे हो तो स्वामी भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और जो नाली की अनुमति दी थी उस नाली को बंद भी किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, या उसकी दिशा बदली जा सकती है। ठीक है, या उसकी दिशा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये चीज है, और नगरपालिका उस जो भूमि थी उसको वापस भरने, स्थापित करने और पूर्व स्थिति में लाने का कार्य करने के लिए जिसकी नाली थी उसको कह सकता है। तो ये आपकी धारा 207 तक। आगे चले, चलो फिर है आपके, ये तो मेरे हिसाब से याद हो गई होंगी। ठीक है, तो 200 से लेके 207 ये एक अलग जोड़ा था, याद करवा दिया। 208 देखो, 3 धाराएं याद कराऊंगा मैं, 208,
209, 210। 208 है शौचालयों की व्यवस्था। क्या? शौचालयों की व्यवस्था। और आपकी 209 है कोई भी सार्वजनिक स्थान है या विद्यालय है या कारखाने हैं, वहां पे शौचालय की व्यवस्था के बारे में उपबंध। ठीक है। या ये जो ऊपर शौचालय बनाए गए हैं उनकी मरम्मत का क्या सीन है भैया, या उनके रख रखाव का क्या सीन है, वो भी तो जरा बताओ। ठीक। तीन एक ही जैसी धाराएं, तीनों धाराएं याद करनी है। शौचालयों की व्यवस्था, और फिर शौचालय कहाँ? सार्वजनिक स्थानों पे, विद्यालयों पे, कारखानों में। और ये जो शौचालय बनाए हैं उनकी मरम्मत और रख रखाव के बारे में क्या उपबंध है, ये पढ़ते हैं। तो धारा 208 क्या बताई? शौचालयों की व्यवस्था। शौचालयों की व्यवस्था में ये नगर पालिका किसी को भी शौचालयों की व्यवस्था करने के लिए कह सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी खुले में जाता है। और शौचालय भी अच्छे तरीके से, सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे शौचालय इतनी गंदी हालत में रख रखे हैं कि आपके पड़ोसियों को भी दिक्कत हो रही हो, ठीक है ना, साफ ही नहीं किए जा रहे हो। ऐसे शौचालय होने चाहिए। और जहां कोई मान लो ऐसा स्थान है जहां पे 20 से ज्यादा कर्मकार, मजदूर आदमी काम कर रहे हो, वहां पे नगरपालिका बोलेगी कि यहाँ पे आप शौचालयों की व्यवस्था करिए। ये तो 208 बोलता है। 209 कहता है कि भाई जो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान है या आपका विद्यालय है, कारखाने हैं, वहां भी शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। और मुख्य नगरपालिका अधिकारी वहां जाके देखेगा कि साफ सफाई की व्यवस्था है या नहीं, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है नहीं। और वो जो उनके जो प्रबंध निदेशक हैं या प्रबंधक हैं, उनको ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि अच्छे तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग महिलाओं के, पुरुषों के लिए शौचालय की व्यवस्था करिए, साफ सफाई रखें। और फिर 209 है, 209 में क्या है कि भैया जो भी गलत हालत में हो गए हैं या अस्वास्थ्यकर हो गए हैं उनकी सही से मरम्मत करें। अगर कोई मरम्मत मान लो नहीं करवा पा रहा तो नगरपालिका करवाएगी, और नगरपालिका उससे फिर क्या वसूल करेगी, जो भी पैसा लगेगा, जो भी शुल्क लगेगा। चलो पीडीएफ की तरफ। शौचालय आदि की व्यवस्था तो यह है कि किसी भी भूमि या भूमि के स्वामी को नगरपालिका क्या देगी? लिखित नोटिस देगी और उनको बोलेगी कि शौचालय, मैंने बता दिया इंग्लिश में, मलकूप सारी फल शौचालय की व्यवस्था करने की अपेक्षा करेगी। और जहां पे 20 से अधिक लोग काम करते हो, कोई भी बाजार हो, विद्यालय हो, तो उनके लिए क्या कहेगी? भैया शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। और शौचालय ऐसे होने चाहिए कि कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो पड़ोसियों को। ठीक है, ऐसे होने चाहिए। और इसका जुर्माना क्या है? इसका जुर्माना है 1 माह से 2 माह तक और 2000 से 5000 तक। जुर्माना कब लगेगा? कि मान लो कि 20 से अधिक काम करने वाले लोग हैं और वहां पे उस संस्था ने अगर शौचालय और मूत्रालय को निर्माण नहीं कराया तो उस पे नगरपालिका 1 महीने से 2 महीने तक का कारावास होगा, और 2000 से 5000 तक जो भी सक्षम न्यायालय है उनको दंडित कर सकता है। ठीक है, ओके, आगे चले। 209 क्या है? 209 कहती है कि कारखानों में, विद्यालयों में या सार्वजनिक स्थानों पे शौचालय आदि का निर्माण। तो जो भी प्राइवेट स्थान हैं, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, उनको इन चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए, शौचालयों की, मूत्रालयों की व्यवस्था के लिए कह सकेगी। और मुख्य नगरपालिका अधिकारी क्या करेगा? साफ सफाई की जांच करेगा। महिलाओं के लिए अलग से प्रबंधन को क्या देगा? आदेश निर्देश देगा। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो भैया 10 से 20 हजार तक के जुर्माने के लिए आप तैयार हो जाओ। ठीक है, लगभग जुर्माने याद करवा दिए। इस चैप्टर में जो जुर्माने याद आएंगे, अगर आगे आएंगे तो मैं याद अलग से करवा दूंगा एक क्लास लेके, और ऐसे जुर्माने जो आप याद करते जाओ। ठीक है, चलो फिर क्या कहता है 210? भाई शौचालय आदि में क्या परिवर्तन करने, उनकी मरम्मत करने और उनको ठीक दशा में रखने का खर्चा। देखो, जो भी नगरपालिका के भीतर स्थित है, शौचालय हो गया कुछ भी, और वो उनके खर्चों से नहीं बने हैं, तो बताओ कौन करवाएगा? जिसके हैं, जिसका स्वामी है तो वो करवाएंगे। नगरपालिका के तो खर्चों से बने ही नहीं है ना,
ठीक है। और अगर शौचालय आदि से परेशानी हो रही है पड़ोसियों को, है ना, और इतनी खराब हालत में हो गए हैं, तो नगर पालिका अपेक्षा कर सकेगी इनको तोड़ो। ठीक है, इनको तोड़ो। किनको? स्वामियों को नहीं, किसको? शौचालय और मूत्रालय को। ठीक है, अब आगे अपन याद करते हैं। ये देखो क्या धारा याद करते हैं आगे। 211, 212, 213 और ये 15। ये तो क्या है कि मान लो कोई विद्यमान प्राइवेट नालियां हैं तो उनको बंद करने की शक्ति। प्राइवेट नालियां हो गई, या कुछ नालियां ऐसी हैं जो अनअथोराइज तरीके से बनी है, अप्राधिकृत नालियां, तो उनका क्या करेंगे? 213 ये कहता है कि भाई चलो ठीक है, नालियों आदि पर अतिक्रमण कर लिया, नालियों आदि पर क्या कर लिया आपने? अतिक्रमण कर लिया है। फिर इनकी नालियों का मान लो निरीक्षण करना हो, निरीक्षण करना हो, और मान लो कि कोई दायी व्यक्ति है या करने वाला आदमी है जो काम करेगा, उसको नोटिस देने के बाद भी वो अगर वो काम नहीं करता है तो कौन करेगा? नगर पालिका। ये 5 धाराएं एक ही साथ। कि मान लो किसी ने प्राइवेट नालियां बना ली हैं तो क्या करेंगे, या कोई गलत तरीके से उसने नालियां बना ली हैं, ठीक है, और अगर मान लो गड़बड़ काम हो रहा है, एक तो उसने प्राइवेट नालियां बना ली, एक उसने गलत तरीके से बना ली, और नालियों पे अतिक्रमण कर लिया, तो ये चीजें होने के बाद क्या होगा? निरीक्षण। और निरीक्षण के बाद दायी व्यक्ति को क्या दे दिया जाएगा? जो आदमी है जो वास्तव में जिसको नालियां सही तरीके से बनानी चाहिए उसको क्या दे दिया जाएगा? नोटिस। तो 500 एक ही साथ, प्राइवेट नालियां, गलत, अतिक्रमण, और इनका क्या? निरीक्षण, और फिर वो मेन आदमी। चलो, तो इसमें क्या है कि भाई विद्यमान प्राइवेट नालियां जो हैं अगर नियमों के अनुकूल नहीं बनाई गई है, नगर पालिका की अनुमति के बगैर बनाई गई हैं, तो उनको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और जो गलत तरीके से अप्राधिकृत नालियां हैं उनको तुड़वा देंगे। और अतिक्रमण किसी ने किया है नाली पे तो उस पे जुर्माना लग जाएगा। आप याद करो कि 213 धारा मैंने किसके साथ याद करवाई थी? कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर मेरी क्लास सही तरीके से ली है, मैंने कम से कम 20 बार बताया है, वो कमेंट में लिख दो कि उस नाली का और उस धारा का और इस धारा का जुर्माना सेम है। फिर है निरीक्षण। मुख्य नगर पालिका अधिकारी निरीक्षण करेगा और वो देखेगा कि नाली सही दशा में है या नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, और अगर नहीं है तो उनको बोलेगा कि इस नाली को आप सही करवाइए, मरम्मत करवाइए, और अगर वो नहीं करवाता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी करवाएगा। और जो खर्च हो रहा है कुल पैसा, उसका 10% प्रशासनिक खर्चा क्या वसूल करेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ऐसे ही दायी व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा कि आप ये काम करिए, नहीं करते हैं तो नगर पालिका खुद करवाएगी। चलो अपन पीडीएफ में देखते हैं। ये रहा आपकी 211। क्या? विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। क्यों? क्योंकि वो जो मल वहन की सामान्य पद्धति है उसके अनुकूल नहीं है। मैंने बताया ना कि नियमों के अनुकूल नहीं है तो नगर पालिका उनको क्या कर देगी? बंद कर देगी। बस अब सिंपल सी बातें हैं, अब कोई समस्या इतनी आने वाली नहीं है। मान लो कि कोई अनअथोराइज्ड रीति से निर्मित है या उसको पुनर्निर्मित है या जारी रखने वाली जो मल नालियां हैं उनके संबंध में क्या शक्ति है? उनके संबंध में ये शक्ति है कि उसको बंद करवा देगी। कौन बंद करवा देगी? नगर पालिका। गलत तरीके से बनी हुई जितनी भी नालियां उनको बंद करवा देगी। और जुर्माना कितना है? 1000 से लेके 2000 तक। फिर अगर आपने अतिक्रमण कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया नालियों की तो उसमें क्या हो? जैसे मान लो कि नगर पालिका की ये मेन लाइन जा रही है, नगर पालिका की किसी भी सीवर लाइन मान लो या वाटर सप्लाई मान लो, और आपने यहाँ इसके छेद करके या कोचरा करके बिना नगर पालिका के इसमें मिला दिया, या इसमें से आप कनेक्शन अपनी तरफ ले आए, एक तो ये भी क्या हो गई? अतिक्रमण हो गया। या इन नालियों पे आपने कोई निर्माण कर लिया, किसी भी प्रकार की सीडी वीडी बना ली, तो आप पे जुर्माना कितना लगेगा? 1000 तक का। और आपने अगर कमेंट में बताया हो
तो आप याद करो कि 213, वहां मैंने धारा बताई थी 126, फिर उसका बताया था 26 का आधा 13, तो 213, ये दोनों धाराओं में सेम जुर्माना लगता है। ठीक है, चलो आगे। 214 क्या कहता है, नालियों आदि का निरीक्षण कौन करेगा? मैंने क्या बताया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। कब करेगा ये सबको ही पता है, सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच है, तो बहुत बार आ गया। अगर नाली यदि ठीक दिशा में नहीं है तो उसकी मरम्मत करवाएगा। फिर मैंने क्या बताया, फिर अगर वो करवाएगा तो कुल खर्चों के 10% की दर से क्या प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन और पर्यवेक्षण सुपरविजन प्रभार वसूला जाएगा। ये प्रकार नहीं है, इसमें लिख लो अपने प्रभार है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए। चले आगे, चलो। फिर है, मैंने बताया कि कुछ कार्यों को स्वामी से कराने की बजाय, यानी जो उसका स्वामी है उससे कराने के बजाय स्वयं कौन करेगी, नगर पालिका। कौन करेगी, नगर पालिका। ठीक है, तो नगर पालिका को लगता है कि यार ये वाला काम किसी एजेंसी वगैरह से करवाना चाहिए तो वो करवा सकती है, और 10% वही प्रशासनिक और पर्यवेक्षण खर्चा प्रभार वसूल लिया जाएगा। तो ये आपकी धारा 215। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मैं याद करवा रहा हूं वैसे आप याद करते जाएं। ठीक है, चलो आगे। फिर है आपके 216, आगे याद करवाता हूं आपको मैं। 216, 217, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। देखो, अब देखो 200 से स्टार्ट हुए तब थी नालियां, फिर 208 से शौचालय, फिर 211 से फिर नालियां की जो अतिक्रमण वगैरह रही है वाला, और अब आ जाएगा जल प्रणाल। क्या जाएगा, जल प्रणाल का मतलब है वाटर मेंस, वाटर सप्लाई, जल प्रणाल आदि ले जाने की शक्ति। यहां पे 217 में आ जाएगा व्यवसायिक बहिस्त्राव, यानी ट्रेड एफिलिएंट व्यवसाय, यानी जो भी फैक्ट्रियां वगैरह हैं वहां से जो कचरा निकलेगा या जल निकास होगा उनके बारे में, तो उससे संबंधित उपबंध है। और इस व्यवसायिक बहिस्त्राव के जल निकास से संबंधित, इसमें तो सिंपल जो भी निकास हो रहा है, और इसमें जल निकास से संबंधित। अब मुझे एक बात बताओ कि मान लो आपकी वाटर सप्लाई की लाइन है, उस पे मान लो कोई भवन बना दिया गया या कोई रेलवे की पटरी वगैरह चली गई, ठीक है, उन पे अतिक्रमण कर दिया तो क्या होगा। और कतिपय मामलों में, कुछ मामलों में रेलवे प्रशासन को सूचित करना, रेलवे प्रशासन को सूचित करना, ठीक है, उसको सूचित करना। फिर आ गया कि मान लो कि ये तो उसमें तो अपन ने 205 में क्या पढ़ा था कि मान लो कोई नाली ले जाने का अधिकार, नाली ले जाने का अधिकार, तो इस 221 के अंदर क्या है कि कोई वाटर सप्लाई लेने का ले जाने का अधिकार है ना, पानी की सप्लाई ले जाने का अधिकार, यानी ए आदमी है और वो बी वाले से ले जाए तो इसमें कोई दिक्कत है। उसके बाद में आ गया 224 में है आपके प्रतिषेध कुछ कार्यों का, और 223 है कि मान लो कोई अनुज्ञप्तिधारी यानी लाइसेंसधारी, अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर से ही कार्य का करवाया जाना। और अगर मान लो किसी व्यक्ति को नोटिस देने के बाद, व्यक्ति को नोटिस देने के बाद सीएमओ द्वारा कार्य करवाया जाना। वापस देखो, अब ये सारी पानी की बातें चल रही हैं इन पूरी में, कैसे वाटर सप्लाई ले जाने की शक्ति। फिर आ गया व्यवसायिक जो ट्रेड, जो भी मान लो फैक्ट्री है, कोई बड़ी फैक्ट्री है, उनमें से जो बहिस्त्राव निकलेगा, एफ्लुएंट बोलते हैं इंग्लिश में, उसके लिए, और इसी के लिए जल निकास। फिर मान लो आपका ये वाटर सप्लाई, ये जो है वाटर मेंस है, जो इसको इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो अगर वो ले जा रहे हो, जैसे पाइप की बड़ी बड़ी लाइनें जा रही हैं, उसके ऊपर अगर मान लो भवन बना लिया या रेलवे की पटरियां चल गई तो क्या करोगे। और अगर मान लो आपको रेलवे की पटरियों के नीचे से आपको अगर कोई नाली या कोई जल प्रणाली ले जाना है, तो
रेलवे अपने वाले पे बना लिया तो, या रेलवे के अंदर से अपन ले जा रहे तो। और अगर वो वाटर सप्लाई ए को बी के उधर से पानी का कनेक्शन लेना ही पड़ेगा उसके प्लॉट के अंदर से ही, तो क्या करेंगे। और 222 ये तो क्या था 205 में था कि नहीं, ऐसा सा 205 में था, और ये 215 में था, उसमें भी उसको नोटिस दे रहे थे, फिर नगर पालिका कर रही थी। लेकिन इसमें कौन कर रहा है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। और जो भी काम किए जाएंगे इन वाटर वगैरह से, इनसे नल कनेक्शन फिटिंग वगैरह के, वहां पे प्लम्बर किसको, लाइसेंस से ही, लाइसेंसधारी से करना चाहिए। अब मुझे कमेंट में ये बताओ कि प्लम्बर वगैरह को आदि को लाइसेंस देने की शक्ति या जो फीस थी वो नगर पालिका की कौन सी धारा में पड़ गए हैं, वो आप मुझे कमेंट में बता दो। और कुछ कार्य हैं जिनका प्रतिषेध रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 216 की अगर बात करें, 216 जल प्रणाल आदि ले जाने की शक्ति कि मान लो वाटर सप्लाई को डिपार्टमेंट है राज्य सरकार का, या वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का कार्य नगर पालिका को ही दे रखा है, तो पाइपलाइनें बिछा सकता है कि नहीं, बिछा सकता है। किधर से भी बिछा सकता है, कि कोई समस्या नहीं है नगर पालिका की जनता को उधर से बिछा सकता है, सिंपल ही है। मान लो कोई फैक्ट्री वगैरह है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री वगैरह चल रही है, वहां से जो भी कचरा वगैरह वो निकल रहा है, वहां ये है कि जब भी मिलाया जाएगा, चाहे वो जल निकास हो जो भी हो, उसको शोधन करके, उसको शुद्ध करके, चाहे आप शुद्ध प्लांट आ गए जो पानी को शुद्ध करने के, ठीक है, या कुछ भी आप अलग अलग मान लो उनको कचरे को कर रहे हो, ये सारी चीज किस में आएंगी, आप उसको सही तरीके से शोधन करके ही उसको मिलाया जाएगा। और जो भी भवन रेलवे वगैरह है, जो भी ये गलत तरीके से क्या कर रहे हैं, उस पे जो अपनी वाटर मेन्स या वाटर सप्लाई की जो पाइपें जा रही हैं उनके ऊपर वो निर्माण नहीं कर सकेंगे। और अपने को अगर रेलवे लाइन जो जा रही है उसके नीचे से अगर वाटर सप्लाई ले जानी है तो रेलवे प्रशासन को सूचित करेंगे और नगर पालिका उसका खर्चा देगी। फिर है कि भाई मान लो वही बात, इसमें 200 वहां 205, 6 और 7 पड़ी थी, क्या था उसमें, इन तीनों में था कि ए आदमी बी व्यक्ति के प्लॉट या मकान या उधर से नाली ले जाए तो क्या होगा, वो कार्य कैसे किया जाएगा, और कल को वो निर्माण करे तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या होगा, ये सारा किस में है, 221 में है, वो एक साथ ही है। ठीक है, फिर है किसी भी आदमी, जैसे ये सारे काम जल प्रणाल वाला, ये सारे काम अगर कोई आदमी नहीं कर पाता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी करवाएगा और ये लाइसेंस देगा। और ये प्रतिषेध में ये है कि किसी भी प्रकार की, चाहे वाटर सप्लाई का जो वाल हो चाहे कोक हो, कोई नहीं छेड़ेगा। कोई अपने नगर पालिका का खंबे वगैरह जैसे लाइट के हो तो कोई भी उनको नहीं छेड़ेगा, नए नगर पालिका कर्मचारी कोई काम कर रहा है उसमें बाधा पहुंचाएगा। ये इसमें सारी चीजें हैं, अपन अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं। जल प्रणाल, मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन, तो इसमें क्या है, वाटरमैन्स इसको बोलते हैं। ठीक है, या सिंपल अपन करते हैं जलापूर्ति लाइन। तो कौन बिछा सकता है, राज्य सरकार का जलापूर्ति विभाग हो, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो, या नगर पालिका को कर्तव्य दे रखा हो, वो पाइपलाइन बिछा सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर व्यवसायिक बहिस्त्राव के बारे में बताया कि उसके संबंध में विशिष्ट उपबंध क्या है। जो भी उसका बहिस्त्राव है, जो भी वहां से उसका निकास है, वो या तो नगर पालिका के अनुमोदन से करेगा या दूसरी किसी अधिनियम या विधि के तहत करेगा, उनसे उसको अनुमति मिल गई हो, या राजस्थान गवर्नमेंट ने दे दी हो, या किसी स्थानीय प्राधिकारी ने दे दी हो, तो उनके बाद ही वो निर्गमन उन चीजों का करेगा। फिर आगे क्या है अपना, फिर कह रहा तो जल निकास के संबंध में क्या है। जल निकास के संबंध में जैसे मैंने कि बताया कि भैया शुद्ध करके ही नगर पालिका की नालियों में आप उसमें बहा सकते हो। ठीक है, शुद्ध करिए, माने सारी बताई थी ना, उपकरण, इक्विपमेंट, फिटिंग्स, जो संयंत्र हैं, अपैरेटस, ठीक है, अप्लायंसेज, वो इसी से संबंधित हैं। दूसरा है कि मुख्य नगर पालिका अनुमति के बिना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, उसके अनुमति के बिना जो अपने वाटर सप्लाई लाइन है उसके नालियों या उसके नालियों पर भवन, रेलवे या प्राइवेट मार्गों का निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर कर दिया तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या कर देगा, हटा देगा। अपन बात कर चुके। फिर है आपकी धारा 220, कुछ मामलों में रेलवे प्रशासन को सूचित करना। यदि मान लो कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी
को ये लगे कि भाई रेलवे की लाइन के आर पार कोई पाइपलाइन ले जाना चाहें तो क्या करेंगे, तो वो रेलवे प्रशासन को सूचित करेगा और वो खर्चा कौन करेगा, नगर पालिका करेगा। ठीक है, कौन करेगा, नगर पालिका करेगा, क्योंकि अपने को नगर पालिका कोई तो ले जानी है वो। फिर है 221, मैंने बताया कि सेम जो 215 में पड़ गए हैं वो किस में है, 221 में। वहां भी क्या, परिसर के स्वामी को, है ना, ये 221 205 में पड़ गए हैं, है ना, 205 में जो पड़ गए हैं यही है कि उसकी भूमि में से अगर कोई पाइप ले जाना है तो नाली रखने की शक्ति है। तो सेम जो 205 6 7 में किया था यहाँ एक साथ, यानी वही उसको नोटिस देंगे दूसरे आदमी को, उसको पूछेंगे कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, और कल को अगर वो निर्माण करे तो वो उस पाइप को हटा देगा या उसकी दिशा चेंज कर देगा, और कार्य अविलंब किया जाएगा, उसको कोई नुकसान होता है तो उसको प्रतिकर दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। ये सारी चीजें वही सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच क्या कर सकता है, वो उसकी देख रेख कर सकता है। फिर जो ये 215 वाला मैं जो बता रहा था, 215 में पड़ गए हैं कि वहां नोटिस कौन दे रहा था, नगर पालिका, कि आप काम, हम काम करवाते हैं, खर्चा हमें 10% प्रशासनिक व पर्यवेक्षण खर्चा दे दो। लेकिन यहाँ कौन कराएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। यानी 215 में तो कौन है, नगर पालिका, और आपकी 222 में कौन है, सीएमओ। ठीक है, ऐसे आपको याद रखने हैं। फिर मैंने बताया कि लाइसेंस्ड प्लम्बर द्वारा ही कार्य किया जाएगा। क्या आपने कमेंट में बता दिया क्या कि ये धारा आपकी 105 में है या 106 में है, प्लम्बर जिसको लाइसेंस दिया था नगर पालिका ने फीस लेके, 105 में है क्या, चलो आप देख लो। तो उस लाइसेंस शुदा आदमी से ही काम किया जाएगा। लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लगता है कि यार छोटा सा काम है, ये मामूली प्रकृति का है, तो वो किसी अन्य प्लम्बर से भी करवा सकते हैं। और ये जो लाइसेंस प्लम्बरधारी है इसके पास क्या क्या होगा, इसको क्या क्या बताया जाएंगे कि भाई तेरे कर्तव्य, तेरी ड्यूटीज और तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, कर्तव्य और उत्तरदायित्व है। ठीक है, और वो जो चार्जेज फिक्स किए जाएंगे उसके, कि भाई ये 2 नल लगाने के लिए इतने लेगा, ये सारी चीजें उसकी क्या फिक्स की जाएंगी। और शिकायतों की सुनवाई और निपटारा, जो भी उसके पास नगर पालिका से शिकायतें आती हैं उनकी सुनवाई करेगा और उनका निपटारा करेगा। ये धारा 223 में है। धारा 224 क्या कहती है बच्चों, कतिपय कार्यों का प्रतिषेध। कौन से कार्यों का, कि भाई एक तो नगर पालिका के कर्मचारी आदि को बाधा कोई भी नहीं पहुंचाएगा, किसी भी लॉक, कोक, वॉल्व, पाइप, किसी भी उपकरण को नहीं छेड़ेगा, वाटर सप्लाई को बाधित नहीं करेगा, या जो भी सीवरेज है, जो भी गैस पाइपलाइन है उनको बाधित नहीं करेगा। नाली आदि में प्लास्टिक थैली या अन्य अपशिष्ट, यानी जैसे कोई तालाब वगैरह है या ऐसे वाटर रिसोर्सेस हैं जहाँ पे ऐसा है कि भाई वो कपड़े धो रहा है, पशुओं को धो रहा है, या जो भी गंदी चीजें धो रहा, तो वो ध्यान उसको रखना पड़ेगा। यानी जल स्रोतों को क्या नहीं करेगा, दूषित नहीं करेगा। ये आपकी धारा कौन सी हो गई, 224 हो गई। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा है क्या, मेरे हिसाब से इनमें इतनी याद रखने वाली चीजें नहीं है, इसमें धाराएं आपके याद होनी जरूरी है। आगे चले, चलो अब आगे वाला धारा का सेट याद करते हैं। तो धारा 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 और 233। 233 याद करो कहाँ पड़ी थी, 233 मैंने पहले पढ़ाया था, किसी जुर्माने से आसपास है, ये जुर्माने से धारा 115 है क्या, देखो 225 है सीवरेज, मल वहन, मल वहन की जिम्मेदारी, या किसी भी जो आपके अभिकरण है उसको जिम्मेदारी देना बिल वगैरह के लिए, यानी मल वहन से संबंधित है। ये आपके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उसका हैंडल करना या उसका बिल बनाना किसी एजेंसी को देना, किसी एजेंसी को देना। ठोस अपशिष्ट प्रबंध नगर पालिका की संपत्ति होना, जो ठोस अपशिष्ट है वो नगर पालिका की संपत्ति होना। और 229 ये कहता है कि ठोस अपशिष्ट है उसका निपटारे के लिए स्थान नियत करना। स्थान क्या करना,
नियत करना। फिर है जैसे कोई भी परिसरों के स्वामी है, जो मकानों के स्वामी है, परिसरों के स्वामी, वो क्या करेंगे, जो ठोस अपशिष्ट अपने परिसर के आसपास ही रख लेंगे, सुबह उठा के नगरपालिका कचरा ले जाएगी। या कोई सोसाइटी वाले हैं, उनके बारे में क्या उपबंध होगा, ठीक है। और 232 फिर कहता है प्रतिषेध, और 233 ये कहता है कि आप मार्गों में ठोस अपशिष्ट नहीं फेंकोगे। एक एक को पढ़ते हैं। ये कहता है 225 धारा कहती है कि जो सीवर से संबंधित मामला है ना, सीवरेज लाइन से संबंधित मामला है ना, उसके लिए नगरपालिका राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करके किसी एजेंसी को यह ठेका दे सकती है। सीवर लाइन बिछानी है तो नगरपालिका किससे अनुमोदन लेगी, राज्य सरकार से, और उस एजेंसी को ठेका दे देगी कि तू इसका मेंटेन कर, तू रखरखाव कर, इसका जो बिल आता है वो बता, और वो नगरपालिका के जो भी अपने जनता है उससे वसूल किए जाएंगे, जितना पैसा उनके जितना खर्चा आता है। ये तो क्या हो गया मलवेन से। और ठोस अपशिष्ट प्रबंध यानी कचरा, उसका हैंडल कैसे करेगी, उसका हैंडल करने के लिए नगरपालिका क्या करेगी, जो ऑर्गेनिक कचरा है उसको अलग, बायोडिग्रेडेबल है वो अलग, नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो अलग, जो रिसाइकल कर सकते हैं वो अलग। तो उस कचरे का सही तरीके से क्या करेगी, मैं एक चीज इससे पहले बता देता हूं, यहां साइड में ही क्या, जैसे कोई भी कचरा है उसका क्या करेगी, सबसे पहले कलेक्शन करेगी, क्या करेगी, कलेक्शन, इकट्ठा करेगी, सीधी सी बात है। स्टोरेज कर सकती है कहीं ले जाके, उसका पृथक्करण करेगी, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन अलग अलग करेगी। जैसे कौन सा, जैसे मान लो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकल, वो जो कचरा हो सकता है वो करेगी, जो ऑर्गेनिक कचरा उसको अलग कर देगी, जैव चिकित्सा अपशिष्ट को अलग कर देगी, सेग्रीगेशन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद में क्या कर सकती है, आपका प्रसंस्करण कर सकती है, उसका प्रोसेसिंग कर सकती है, मान लो उससे कचरे से खाद बना लिया, ये सारी चीजें, ये क्या है, कचरे से संबंधित। स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, उसका परिवहन, ठीक है। तो ये जगह, तो ये सारी चीजें जब मैं किसी भी कचरे का ठोस अपशिष्ट का बोलूंगा तो उसमें मेरे सारी चीजें मैं एक में ही कवर कर रहा हूं, कलेक्शन हो गया, स्टोरेज हो गया, सेग्रीगेशन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। तो आप ये ठोस अपशिष्ट प्रबंध, तो ये उसका हस्तन हैंडलिंग की जाएगी, और मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका के अनुमोदन से किसी एजेंसी को यह ठेका दे सकता है कि तू बिल बना, ठीक है, और कितना खर्चा आता है वो बना, और जो अपन सुबह उठते ही जो कचरा उठाते हैं परिसरों के स्वामी से, फिर उनको बिल थमा देंगे। मल वहन वाला तो क्या करेगा, नगरपालिका अनुमोदन लेगी किससे, राज्य सरकार से, और यहां मुख्य नगरपालिका जिसमें ठोस अपशिष्ट है वो किससे लेगा अनुमोदन, नगरपालिका से, समझ गए। ये दोनों का अलग अलग याद रख लेना। फिर कह रहा है कि जो भी एजेंसी, जो भी कर्मचारी या जो भी ठेकेदार ठोस अपशिष्ट इकट्ठा कर रहा है वो नगरपालिका की संपत्ति होगी, सिंपल सी बात। और इसको डिस्पोजल के लिए इसको कहां डालें, वो स्थान नियत किए जाएंगे नगरपालिका द्वारा, कि कोई ऐसा स्थान कि भाई ये डिपो बना दो या इस जमीन पे बना दो कि यहां कचरा डंप कर दिया जाए। फिर है कि परिसरों के स्वामी जो भूमि या भवन के मालिक हैं वो अपने यथास्थिति एक जगह पे कचरा इकट्ठा कर लो, और कोई सामुदायिक भवन या सोसाइटी है वो अलग अलग, मतलब कि भाई एक जगह, जैसे अपन कॉलोनी में देखते हो बाहर से एक बड़ा सा कचरे का डिपो पड़ा रहता है, उसमें डब्बे में डाल देते हैं, तो वो सोसाइटी वाले जो है वहां इकट्ठा करेंगे, ठीक है। फिर है प्रतिषेध, प्रतिषेध यही है कि भाई आप कचरा नहीं फैलाओगे, ये प्रतिषेध है। और ये था ठोस अपशिष्ट इकट्ठा नहीं करोगे, धारा 115 में भी मैंने इसको एक साथ याद करवाया था, तो वो जुर्माना आप इसमें याद कर लो। अब अपन पीडीएफ से पढ़ते हैं। 225 से स्टार्ट किया था क्या, 225 मैंने आपको बता दिया कि नगरपालिका किसके अनुमोदन से, राज्य सरकार के अनुमोदन से। ये देख लो क्या करेगी कि अपने नगरपालिका क्षेत्र में सीवर से संबंधित कार्यों का रखरखाव, क्रियान्वयन, बिल वसूली के लिए किसी भी अभिकरण को या किसी प्राइवेट अभिकरण को कार्य सौंप सकती है। सिंपल आपको मैं याद करवा रहा हूं, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस है नहीं।
चलो 226 वो तो था किसके लिए, सीवर के लिए। ये यहाँ किसके लिए आ गया, ठोस अपशिष्ट प्रबंध के लिए। कैसे हैंडल करेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की पालना करेंगे। ये एक्ट मैंने एक ही जगह आपको लिखा दी थी, पीछे की क्लास देखोगे तो पता चल जाएगा। और नगरपालिका या वो एजेंसी क्या करेगी भाई, केंद्रीय कचरा पात्र और घर घर से कचरा उठाती है। होटल हो गए, भोजनालय हो गए, कार्यालय हो गई, वहां से भी कचरा उठाती है। या कोई वधशाला है, मछली बाजार है, वहां से भी ये कचरा उठाया जाएगा, यानी हैंडलिंग की जाएगी। ठीक है, फिर आगे एजेंसी को, अगर एजेंसी को देते हैं कोई इसका कार्य तो कौन देगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। किसके अनुमोदन से, नगर पालिका से। किसके लिए, वो देखो मैंने सारी चीज बता दी, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, डिस्पोजल, ये सारी चीजें मैंने एक ही जगह बता दी थी कि वो बिल बनाने के लिए, प्रभार वसूलने के लिए किसी अभिकरण एजेंसी को दे सकता है। कोई समस्या, ये वाली चीज। फिर ठोस अपशिष्ट नगरपालिका की संपत्ति होगी, सीधी सी बात है, एक ही लाइन में जो भी, यानी 226 के तहत जो जिस स्थान पे इकट्ठा कर रहे हो ठोस अपशिष्ट, चाहे कर्मचारी कर रहे हो, ठेकेदार कर रहे हो, एजेंसी कर रहे हो, कि क्या संपत्ति होगी, नगरपालिका की। 229 क्या कहती है, ठोस अपशिष्टों के डिस्पोजन के लिए स्थान नियत करना, कि किस स्थान पे एक स्थान नियत कर लेंगे कि यहाँ कचरा, जितनी भी पूरी नगरपालिका के क्षेत्र से कचरा उठाया जाएगा उसको वहां डिस्पोजल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज है। और ये जो ठोस अपशिष्ट का जो फाइनल डिस्पोजल करेंगे वो राज्य सरकार से अनुमोदित तरीके से किया जाएगा। इसमें यह है कि मान लो कि पहले कोई स्थान उस कचरे के लिए, वो ठोस के लिए जो कचरा इकट्ठा कर रहे हो उसके लिए काम में नहीं आता है, और अब उसको काम में ले रहे हो, तो बाकायदा आपको राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी या किसी विधि के तहत उस स्थान के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर आपका आ गया 230, क्या बताया कि परिसर के स्वामी जहां पे कचरा उत्पन्न हो रहा है वहीं आप उसका भंडारण कर लोगे, और डेली भैया झाड़ू लगाओगे। ठीक है ना, परिसरों में क्या करोगे, झाड़ू लगाओगे। फिर मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक कचरा, कोशिश करो कि ऑर्गेनिक कचरा इकट्ठा अलग किया जाए। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, यानी जो भूमि में बायोडिग्रेडेबल कचरा वो आप अलग इकट्ठा करो, जिसका भूमि में निष्पादन हो जाए। ठीक है, रिसाइकलेबल, जो रिसाइकल कचरा है उसको अलग कर लो, और जो घरेलू परिसंकट में अपशिष्ट है उसको अलग, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग कर लो। और ये सारी चीजें मुख्य नगरपालिका अधिकारी निर्देशित भी करेगा। ये क्या हो गया आपकी धारा 230। फिर आगे है कि कोई सोसाइटी है या अपार्टमेंट है तो उनका क्या होगा, उनके भी यही होगा कि वो सामुदायिक कचरा पात्र में इकट्ठा करें। ठीक है, कम्युनिटी बिन्स में, कम्युनिटी बिन्स में। और आपकी जो डिस्पोजल थैलियां हैं, निस्तारण थैलियां, जो डिस्पोजल बैग्स हैं, वो आपको रखने चाहिए। तो उनको एक जगह आप उनका अस्थायी भंडारण कर लोगे, दूसरे दिन नगर पालिका की गाड़ी आएगी ले जाएगी। प्रतिषेध क्या है, वही आप सार्वजनिक स्थान पे ठोस अपशिष्ट नहीं फैलाओगे, या जो मृत जानवर या शव हैं उनको ऐसे नहीं है कि ऐसे ही फेंक के आ जाए, उनका जो नियत स्थान है डालने का वहीं डाल के आओगे, हर किसी जगह नहीं डाल के आओगे। ये आपके 232 हो गया। 233 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भैया मार्गों को अगर गंदा करोगे, ठोस अपशिष्ट अगर जमा करोगे तो वहां 500 रुपए तक का आपके क्या लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। मेरे हिसाब से अब आगे चलना चाहिए।